बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गायत्री मंत्र, जिसके अंतर्गत भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में आज हम कंप्लीट क्लास लेने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले गायत्री मंत्र, जिसमें भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला है हमारा कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और डिब्रू सैखोवा ये भी असम में है। देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। इसके बाद है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में है। और एक सिंह गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। नामेरी असम में। राजीव गांधी ओरांग, इसका जो है राजीव गांधी, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था ओरांग, और यह भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। तो किस राज्य में है? असम में है। तो असम में कौन कौन से स्थित है इसे आप एक बार में देख सकते हैं। तो असम में है डिब्रू सैखोवा, देहंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। इसके बाद रायमोना भी असम में है। वाल्मीकि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यह छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती ये भी छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में तीन आपको याद रखना है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक और गिर ये दोनों कहाँ पे हैं? तो यह गुजरात में स्थित है। ब्लैक बक और गिर ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में है। और गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाटिक शेर के लिए। यह शहर नहीं है। एशियाटिक शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में स्थित है। कालेसर और सुल्तान ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। कालेसर और सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महान हिमालय, इसके बाद खीर गंगा, पिन वैली, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो महान हिमालय, खीर गंगा और पिन वैली ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद देख लेते हैं, बेतला, पलामू ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। बेतला, पलामू कहाँ पे है? तो झारखंड में है। अंशी, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक में है। अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक में है। इसके बाद नागरहोल भी साथ में याद रखना है। तो 5 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एराविकुलम, पेरियार और मौन घाटी ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? एराविकुलम, पेरियार और मौन घाटी केरल में है। बांधवगढ़ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कूनो ये बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कूनो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखते हैं, बांधव, पन्ना, संजय गांधी ये तीन और याद रखेंगे। ये सभी जो है कहाँ पे? संजय गांधी जो है महाराष्ट्र और इसके बाद मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बांधव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तदोबा यह भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काबुल लामजाओ यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। और भारत का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल लामजाओ है। अगर बात करें किस नदी पर है, तो यह है लोकटक झील पर। किस झील पर है? तो यह लोकटक झील पर है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में है। बाल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह मेघालय में है। नोकरेक रिज ये कहाँ है? ये भी मेघालय में है। तो बाल्फाक्रम और नोकरेक ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों उड़ीसा में है। भीतरकनिका, सिमलीपाल कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो यह है आपका राजस्थान में। ठीक है, अब देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन से हैं। सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा हिल, रणथंभौर ये चारों राष्ट्रीय उद्यान
राजस्थान में है। कंचनजंगा भारत का एक मिश्रित धरोहर कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है। देख लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु में है हमारा मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई, मुकुर्थी। ये तीनों कहाँ पे हैं? तो ये तीनों तमिलनाडु में है। मृगवाणी और बाइसन, मृगवाणी तेलंगाना में है, बाइसन या इसे राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यह त्रिपुरा में है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट, इसका जो है नया नाम रामगंगा है, इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा कर दिया गया है। और उत्तराखंड में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। इसके बाद नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये तीन और याद रखना है। नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा ये भी पश्चिम बंगाल में है। और सिंगलीला ये भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुंदरवन भी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद महात्मा गांधी मरीन कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। इसके बाद देखिए तो सैंडल पीक, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है। दाचिगम, यह जम्मू कश्मीर में है। और यह दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। किश्तवाड़ा, यह भी जम्मू कश्मीर में है। हेमिस, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है। और किस राज्य में है? किस यूटी में है? तो यह लद्दाख में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 12 मार्च का है और दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बताएं तीनों सेनाओं का त्रिशक्ति सेवा अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में आयोजित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत शक्ति यह क्या है? त्रिसेवा अभ्यास है। इसका आयोजन पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया है, जिसमें जो है तीनों सेनाओं का अभ्यास है। यह भारतीय या भारत की तीनों सेनाओं यानी कि जल, नभ और थल, तीनों सेनाओं का अभ्यास कौन सा है? तो भारत शक्ति है। और इसका क्या नाम है? इसे त्रिसेवा अभ्यास भी कहते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। इसमें जो है प्रदर्शन किया जाएगा स्वदेशी उपकरणों या हथियारों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे कौन कौन से स्वदेशी उपकरण हैं या हथियार हैं? जैसे आपका प्रचंड, तेजस, नाग, धनुष, पिनाका। अब इन पांचों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये पांचों किस प्रकार के हथियार हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रचंड। प्रचंड क्या है? तो यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस क्या है? तो हल्का लड़ाकू विमान है यानी कि एयरक्राफ्ट है। इसके बाद नाग क्या है? तो नाग है एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि कोई दुश्मन देश का अगर टैंक हमारे देश में इंटर करता है या फिर हमारे साथ युद्ध करता है तो उस टैंक को उड़ाने के लिए जो हमारे द्वारा उपकरण बनाया गया है उसका नाम है नाग। धनुष क्या है? धनुष एक प्रकार का टैंक है। पिनाका क्या है? पिनाका से जो है, पिनाका एक सिस्टम है जिसके माध्यम से रॉकेट या मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। आकाश क्या है? आकाश एक प्रकार का मिसाइल है जो सरफेस टू एयर यानी सतह से आकाश में हमला करने के लिए बनाया गया है। भारत के द्वारा यानी कि भारत की DRDO के द्वारा एक वायु रक्षा प्रणाली बनाया गया है यानी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है जिसे समर कहते हैं। और इस समर में कौन सी मिसाइल यूज होने वाली है? तो आकाश मिसाइल यूज होने वाली है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है खंजर अभ्यास किसके बीच में हुआ था? तो खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच में? तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। काजिंद अभ्यास किसके बीच में होता है? तो काजिंद अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अलमोहद अल हिंदी जो है किसके बीच में होता है? तो इंडिया और सऊदी अरब के बीच में अलमोहद अल हिंदी होता है। नेक्स्ट अभ्यास देख लेते हैं जायद तलवार। आप सभी को बताना है कि जायद तलवार किसके बीच में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडिया और UAE के बीच में। UAE के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो जायद तलवार होता है। डस्टलिक अभ्यास किसके बीच में होता है? तो डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके? उज्बेकिस्तान के बीच में होता है डस्टलिक अभ्यास। आयुस्था अभ्यास किसके बीच में होता है? आयुस्था अभ्यास होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। किसके? इंडिया और थाईलैंड के बीच में आयुस्था अभ्यास होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दूसरा, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस
पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इरास्मस पुरस्कार यह कहाँ का पुरस्कार है? नीदरलैंड, या इसे हॉलैंड भी कहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं और इसी का जो है पुरस्कार है इरास्मस पुरस्कार, जो अभी हाल ही में श्री अमिताभ घोष को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी पुस्तक में जो है जलवायु परिवर्तन से जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उसको उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री अमिताभ घोष को। किस सरकार के द्वारा? तो नीदरलैंड के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्री अमिताभ घोष जी को दिया गया था। ठीक है, और कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और किस क्रम का दिया गया था? तो क्रम था आपका 48 क्रम का। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था और किस क्रम का दिया गया था? तो 54वें क्रम का दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। अगर बात करें कि नीदरलैंड में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो नीदरलैंड में आपका हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। ठीक है, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है, यानी कि नीदरलैंड के द हेग शहर में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अमिताभ घोष के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, द रिवर ऑफ स्मॉग, द ग्लास पैलेस और फ्लड ऑफ फायर। ये इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। किसकी हैं? तो अमिताभ घोष की हैं। बाकी के ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे आपका क्रिस्टीना प्लित्ज़कोवा है, यतिन भास्कर है और टाइगर वुड्स हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो क्रिस्टीना प्लित्ज़कोवा ये कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में जो है 71वें क्रम की मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई हैं? तो क्रिस्टीना प्लित्ज़कोवा चुनी गई हैं। और यतिन भास्कर कौन है? तो यतिन भास्कर हैं आपका संसद युवा महोत्सव का जो पहला क्रम का आयोजन किया गया था उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला था? तो यतिन भास्कर जी को दिया गया था। अगर बात करें टाइगर वुड्स कौन है? तो टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फ के प्लेयर हैं। इन्हें भी हाल ही में बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टाइगर वुड्स को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब आप सभी के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा किसे मिला था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। ठीक है, जी शंकर कुरुप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था जी शंकर कुरुप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके तहत जो है अगर पूछे कितनी इनामी राशि दी जाती है तो 11 लाख रुपए दिया जाता है और साथ में जो है वाग देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। अगर बात करें कि अभी हाल ही में 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है और दूसरे दिया गया है गुलजार जी को। किसे दिया गया है? गुलजार जी को दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, जबकि गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? देविका रानी जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। कब होती है? तो 1954 में होती है। और पहला किसे दिया गया था? तो सीवी रमन जी को दिया गया था। और इनके साथ साथ और किसे मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। और तीसरे कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहली बार सीवी रमन जी को, राधाकृष्णन जी को और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया है। अगर बात करें 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, किसे दिया गया था? तो कर्पूरी ठाकुर जी को। एक बार फिर से बता देते हैं, तो 5 लोगों में कौन कौन थे? तो एक थे आपके कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है, इसके बाद PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया है और चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, किसे? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में।
पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार एशिया में पहले जीतने वाले, भारत के तो छोड़ ही दो, एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साहित्य के कौन लेखक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें इनकी किस उपन्यास के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए इन्हें जो है एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो माजुली से आप सभी को पता है माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो असम में है। तो ऐसे आप को रिलेट करेंगे तो माजुली द्वीप और पांडुलिपि पेंटिंग इन दोनों का जीआई टैग मिला है असम को। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो असम में जो है मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मुखौटा के बारे में देख लेते हैं। यह जो है मुखौटा जो है हाथ से बना होता है, जिसमें देवी देवता का चित्र भी होता है, राक्षसों का भी चित्र होता है, जानवरों और पक्षियों का भी चित्र होता है। अगर बात करें कि मुखौटा जो है मुखौटा जो ये बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने करी थी? तो श्रीमंत शंकरदेव जी ने शुरू करा था, जो कि भारत के 8वें क्लासिकल डांस सत्रिया की भी शुरुआत करी थी। ठीक है। अब देख लेते पांडुलिपि। पांडुलिपि जो है यह घर में स्याही से बनाई जाती है पांडुलिपियाँ। ठीक है। अब देख लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का एक्ट कब आया था? तो 1999 में आया था। और जीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो 2003 में पहली बार लागू हुआ था। और पहली बार किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और यह चाय किस राज्य का है? तो वेस्ट बंगाल का है। ठीक है। तो 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल का है। जीआई टैग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, आदि केकिर। आदि केकिर जो है किस राज्य का है, जिसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? वो वांगचो लकड़ी और खामची चावल, ये तीनों जो है किस राज्य के प्रोडक्ट हैं जिन्हें भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के ये सभी प्रोडक्ट हैं। इसके बाद देख लेते हैं चुरपी पनीर। ये भी जो है आंध्र प्रदेश ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश का ही प्रोडक्ट है। और यह याखनी के दूध का पनीर बनता है, जिसे चुरपी पनीर कहते हैं। इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब देख लेते हैं, आपका प्रश्न है काजी नेमू। काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल है? तो काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल है? और अभी हाल ही में काजी नेमू को जीआई टैग भी दिया गया है। तो आप सभी को बताना है कि काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम का यह राजकीय फल है। ठीक है। किसका है? तो असम राज्य का यह राजकीय फल है। कंदमाल हल्दी, अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। तो बताना कि कंदमाल हल्दी किस राज्य का प्रोडक्ट है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह ओडिशा का प्रोडक्ट है। ठीक है। किस राज्य का है? तो यह ओडिशा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न आप सभी के लिए। चौथा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 के किस देश के नागरिकों के लिए लागू कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू कर दिया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों देशों के नागरिकों के लिए यह नागरिकता संशोधन कानून केंद्र सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 2019 में। अगर डेट पूछे तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस समय पे कौन थे? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा CAA को मंजूरी दे दी गई थी। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया था, बस इसे लागू नहीं किया गया था। और इस पर से राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी कर दिए गए थे। अभी जो है कल की रात में जो है अमित शाह जी के द्वारा CAA को जो है पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया है पूरे भारत में। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि इस CAA में उल्लेख किया गया है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों का बाप कौन है? तो भारत ही है। यानी बाप कौन है? BAP। ठीक है। BAP कौन है? तो इन तीनों देशों का बाप कौन है? तो भारत है। B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान। तो इन तीन देशों का बाप कौन है? तो भारत है। तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है? इसमें बताया गया है कि इन तीन देशों में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन होंगे? तो ये तीनों देश जो है मुस्लिम, इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। तो मुस्लिम जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक तो नहीं होंगे। जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वही अल्पसंख्यक होंगे। हिंदू वर्ग में कौन कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, ये सभी लोग जो है इन तीन देशों में अल्पसंख्यक है। और इन्हीं
इन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए सीईए को लाया गया है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों के द्वारा जो है भारत की नागरिकता इन्हें मिल सकती है। और कब कैसे मिल सकती है, तो इसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले कि जो नागरिक भारत में आए होंगे उनको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जिसमें हिंदू होंगे, सिख होंगे और बौद्ध, जैन और ईसाई और पारसी, इन सभी को जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन कब मिल सकती है, जो भी इन 3 देशों से जो भी अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 से पहले के नागरिक भारत में आए होंगे उन्हें जो है यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि सीईए को अगर लागू किया गया है तो संविधान के किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है। फिर इसके बाद सीएए 2019 आया है। किस अधिनियम में, तो अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज के ये लल्लन टॉप प्रश्न है। नारी शक्तिवंदन अधिनियम यह जो है किस नंबर का एक्ट है, और बिल पूछे तो भी बताना है। तो नारी शक्तिवंदन अधिनियम अगर पूछे बिल किस नंबर का है, तो 128 नंबर का यह बिल है। अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट है 106वें नंबर का यह एक्ट है। ठीक है, तो 106वें नंबर का यह एक्ट है। और बिल किस नंबर का है, तो 128 का है। सभी बिल जो है पास नहीं होते हैं, जो बिल पास हो जाते हैं वो एक्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन जो है किसके लिए किया गया था, तो 104वां संविधान संशोधन संविधान में करके दो प्रकार की संशोधन किए गए थे संविधान में। एक तो आंग्ल इंडियन के लिए जो 2 पोस्ट रिजर्वेशन होता था, यानी कि जो 2 व्यक्तियों को, जो आंग्ल इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, उसे जो है निरस्त कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। और उसके साथ में एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन था उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 कार्य किया गया है। एक तो आंग्ल इंडियन का जो 2 पोस्ट था इसे समाप्त कर दिया गया है, और साथ में एससी और एसटी के लिए 10 साल का रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 89वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया है, तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, इसमें जो है संशोधन करके, इसका संविधान कौन सा है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट का संविधान संशोधन करके 89वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 338 में जो है बदलाव करके 2 अनुच्छेद बना दिया गया है। एक बना दिया गया है अनुच्छेद 338 और एक बनाया गया है 338A। ठीक है, तो ये 2 संविधान संशोधन बना दिए गए हैं 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 338 में किसका उल्लेख है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए अनुच्छेद 338 है। और नेशनल, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 338A है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो 338A है। जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद बना दिया गया है, तो 338 बनाया गया है। ये संविधान में पहले से ही था और इसमें संशोधन करके 89वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 338A जोड़ा गया है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए बना दिया गया है। ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो हाल ही में इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई में इसका आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, यूएई में किया गया है। यूएई में एक स्थान है द क्रिक स्थान कहाँ पे है, तो यूएई में है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। और यहीं पर जो है इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव यूएई में मनाया गया है। यूएई में एक पार्क है जिसका नाम है अलसिफ पार्क, जो कि दुबई में है। और इसी पार्क में जो है इंडियन डांस, इंडियन म्यूजिक, इंडियन रेसिपी, सभी प्रकार के जो है प्रोडक्ट जो भारतीय हैं इनका जो है यहाँ पे वो मतलब प्रदर्शनी लगाया गया है। और यहाँ पे डांस वगैरह, म्यूजिक सभी चल रहे हैं। तो इसी का नाम रखा गया है इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव। यह किसके बीच होता है, तो इंडिया और यूएई के बीच में यह शुरू हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, यूएई में किया गया है। पार्क कौन सा है, तो अलसिफ पार्क दुबई में है। ठीक है, अब आप सभी के लिए प्रश्न है
कुछ महत्वपूर्ण कंट्रियों के नाम देख लेते हैं जो कि आपका अरब की खाड़ी से संबंधित देश हैं। जैसे तुर्की की राजधानी और तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? तो तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। क्या नाम है? अंकारा नाम है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। ठीक है, तो तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा और यहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। तुर्की में ही एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है वान गोलू झील। वान गोलू झील किस देश में है? तो यह तुर्की में है। और इसकी जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लवणता जो है किस झील की है? तो वान गोलू झील की है। ये भी आपको याद रखना है। और तुर्की में ही पठार है जिसे एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं ईरान की राजधानी। ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। क्या नाम है? तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी, ईरान की राजधानी का नाम ये है। ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। इसके बाद इराक की राजधानी का क्या नाम है? तो इराक की राजधानी का नाम है बगदाद। क्या नाम है? बगदाद इसकी राजधानी का नाम है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी का क्या नाम है? तो सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद। क्या नाम है? तो सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? रियाल नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हमारा, सऊदी अरब में ही दो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जिसका नाम है अल नैफूद और रब अल खाली मरुस्थल। ये पूछे किस देश में है? तो सऊदी अरब में है। ये भी आपको याद रखना है। COP28 का भी हाल ही में आयोजन किस देश में किया गया था? तो UAE में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं छठा प्रश्न। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में 96 क्रम के ऑस्कर पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर को। अभी ये कुछ दिनों पहले बताया गया था कि 96 क्रम का ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। और अभी हाल ही में ओपेनहाइमर ने जो इसके डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पुरस्कार अगर पूछे कि ऑस्कर का किसने जीता है, किस मूवी ने जीता है, तो ओपेनहाइमर ने जीता है। इसे आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड। इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं और यह कहाँ प्रदान किया जाता है? तो USA के लॉस एंजल्स शहर में प्रदान किया जाता है। और लॉस एंजल्स को हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं। इस बार जो है ऑस्कर का जो है 96वां क्रम है और इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। जिसमें अगर बात करें कि ओपेनहाइमर के अगर पूछे कि बेस्ट एक्टर का ऑस्कर किसने जीता है, तो सिलियन मर्फी जीते हैं जो कि ओपेनहाइमर मूवी के एक्टर हैं। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर खुद जीता है। और इसके बाद डायरेक्टर कौन है? तो ओपेनहाइमर के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। अगर बात करें कि बेस्ट एक्टर्स का ऑस्कर किसने जीता है, तो एम्मा स्टोन ने जीता है, जो कि किस मूवी के लिए? तो पुअर थिंग्स के लिए जीता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि एक्ट्रेस किस मूवी की जीती हैं, तो एम्मा स्टोन जीती हैं, जो कि पुअर थिंग्स की एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी के ये सभी ओपेनहाइमर से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पहली भारतीय ऑस्कर विजेता कौन है? तो भानु अथैया जी हैं। गांधी जी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इन्हें पहला ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये पहली भारतीय बन जाती हैं भानु अथैया। और किसके लिए मिला है? तो गांधी जी के कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने के लिए इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सातवां प्रश्न। ICEA के एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत का दूसरा स्थान है। इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। तो ICEA यानी इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, इसमें जो है बताया गया है कि एक दशक में यानी 2014 से लेकर 2024 तक इसमें मोबाइल निर्माण के मामले में पहला देश आपका चीन है और दूसरे नंबर पर मोबाइल निर्माण में भारत है। अगर निर्यात के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोबाइल निर्यात करता है चीन, दूसरे नंबर पर आपका वियतनाम और तीसरे नंबर पर भारत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निर्माण सबसे ज़्यादा चीन में और दूसरे नंबर पर भारत है और एक्सपोर्ट के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। आप सभी के लिए प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यह जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जो है कौन सी रिपोर्ट जारी करी जाती है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करी जाती है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 93। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत को 93वां स्थान मिला है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 7वीं। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? और बात करें कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 127 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेस फ्रीडम में। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक कितनी है, तो 161 है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें कि शेयर मार्केट में देख लेते हैं, शेयर मार्केट में भारत की रैंक कितनी है, तो शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4 है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो ये भी भारत की रैंक 4 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 111 है, ये भी साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 8वां। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? तो 2024 का पहला युगल खिताब किसने जीता है, तो चिराग की जोड़ी ने जीता है। कौन सा जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच ओपन। सात्विक चिराग की जोड़ी ने 2024 का पहला युगल खिताब जीत लिया है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है फाइनल मुकाबला भारत और ताइवान के बीच में हुआ था। भारत की तरफ से इसमें सात्विक और चिराग ने भाग लिया था और इसमें जो है भारत जीत जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन का दूसरी बार विजेता भी कौन बन जाता है, तो भारत बन जाता है। 2023 में भी सात्विक और चिराग ने फ्रेंच ओपन जीता था और 2024 में भी सात्विक और चिराग ने जीत लिया है। और किसे हराया है, तो ताइवान को हरा दिया है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप ये किसके ट्रॉफी हैं, तो बैडमिंटन की ट्रॉफी हैं, ये आपको याद रखना है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 इसे किसे मिला था, तो सात्विक और चिराग को दिया गया था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला था, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया था। आप सभी के लिए प्रश्न है, दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह कौन है, तो ये आप सभी को बताना है। ये भारत की पहली घुड़सवार हैं, भारत की पहली महिला घुड़सवार है। इन्हें जो है अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला घुड़सवार कौन है, तो दिव्य कीर्ति सिंह है, ये आपको याद रखना है। और अर्जुन पुरस्कार की घोषणा मतलब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1961 में होती है। और इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो 15 लाख रुपये दी जाती है, ये आपको याद रखना है। और 2024 में कितने लोगों को मिलेगा, तो 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं मोहम्मद शमी। आप सभी इनको जानते हैं, ये भारत के बॉलर हैं और इन्हें जो भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शीतल देवी कौन है, शीतल देवी कौन है, तो ये पैरा तीरंदाज है। शीतल देवी कौन है, तो ये पैरा तीरंदाज है और इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये किस राज्य से या किस यूटी से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर रमेश बाबू। ठीक है, यानी कि वैशाली रमेश बाबू, ये कौन है, तो ये है आपकी शतरंज की खिलाड़ी। कौन है, शतरंज की खिलाड़ी हैं और ये जो है भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर 84वें नंबर की नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। और इनका खेल कौन सा है, तो ये शतरंज से संबंधित है। प्राची यादव के बारे में देख लेते हैं, तो इनका खेल है पैरा डोंगी। प्राची यादव का खेल कौन सा है, पैरा डोंगी इनका खेल है, ये आपको याद रखना है। और इन्हें भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और पैरा डोंगी है। और एशियन गेम में इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो एशियन गेम में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल पैरा डोंगी में किसने जीता है, तो प्राची यादव ने जीता है। और अभी इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है, तो ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू, सांबा और कठुआ इन 3 प्रांतों में शुरू किया गया है और ये तीनों प्रांत जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और यहाँ पे जो है ऑपरेशन कामधेनु किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। पहले जम्मू कश्मीर जो है स्टेट था, यानी राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसे जम्मू कश्मीर से जो है 2 यूटी को बना दिया जाता है। एक यूटी खुद बन जाता है जम्मू कश्मीर और दूसरा यूटी बन जाता है लद्दाख, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब
कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन को देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन अजय, ये कहाँ पे शुरू किया गया था? तो यह इजराइल में शुरू किया गया था। ठीक है, इजराइल में शुरू किया गया था। तब इजराइल और हमास के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा शुरू किया गया था, इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे शुरू किया गया था? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे वहाँ पर जो है भारतीयों के द्वारा, मतलब भारत की सरकार के द्वारा मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन करुणा कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में हेल्प करने के लिए भारत के द्वारा कौन सी ऑपरेशन शुरू की गई थी? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। और ऑपरेशन कावेरी कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था सूडान में। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया था? तो सूडान में शुरू किया गया था। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र झांझड़िया जी को चुना गया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझड़िया बने हैं। और ये किसके स्थान पर बने हैं? तो दीपा मलिक के स्थान पर बने हैं। ठीक है, अगर बात करें कि देवेंद्र झांझड़िया के बारे में क्या क्वालिफिकेशन है, तो इन्होंने 2004 में एथेंस में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था ओलंपिक में, और 2016 के रियो ओलंपिक में यहाँ भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें कि देवेंद्र झांझड़िया जी का कौन सा खेल है, तो ये भाला फेंक है। और ये किस प्रकार के खिलाड़ी हैं? तो ये दिव्यांग प्लेयर हैं। ठीक है, अगर बात करें कि जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? तो देवेंद्र झांझड़िया हैं। कौन है? देवेंद्र झांझड़िया जी हैं। और साथ में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? तो वो भी देवेंद्र झांझड़िया जी हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है इन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, देवेंद्र झांझड़िया जी को। अब ललन टॉप प्रश्न में आप सभी के लिए प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को बताना है कि भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह एक महिला बनी है, तो आप सभी को बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीटी उषा बनी है। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के री इलेक्ट होने वाले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह भी जय शाह बन गए हैं। कौन है? तो जय शाह, ये दोबारा इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा थॉमस बॉग। कौन बने हैं? थॉमस बॉग बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बर्गले। कौन बने हैं? तो ग्रेग बर्गले बने हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और आज के गायत्री मंत्र में हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, मुझे पता था, क्योंकि कंटेंट जब ज़्यादा होता है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है। और तब भी 30 मिनट तो आप सभी दे ही सकते हैं, क्योंकि पूरी कंटेंट को रखने में कुछ तो समय लगेगा। आप इतना भी फास्ट नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।